नमस्कार। बहस के सबसे बड़े शो में आपका स्वागत है। आपके साथ मैं हूं अंजना ओम कश्यप। आज बात अजमेर शरीफ की इसलिए हो रही है क्योंकि कोर्ट में एक पीआईएल दाखिल होने के बाद इस बात को कोर्ट ने मंजूरी दी है कि हम सुनवाई करेंगे, लेकिन अभी से ही हंगामा बरपा हुआ है क्योंकि ये मुस्लिम पक्ष का कहना है कि इस पूरे मामले में बार बार अलग अलग जगहों पर लगभग 1800 ऐसे स्थान है पूरे देश में जहां पर हिंदू पक्ष ये कह रहा है कि मंदिरों को तोड़कर वहां पर मस्जिद बनाई गई है। ऐसे में ये मामला कहां जाकर रुकेगा? अजमेर में तो अभी सिर्फ सुनवाई की शुरुआत की बात कोर्ट ने कही है और सवाल खड़े हो गए, और खास तौर पर इसलिए क्योंकि संभल में बीते दिनों आपने देखा होगा किस तरह की हिंसा हुई थी जब वहां पर कोर्ट के ऑर्डर से मस्जिद की सर्वे के लिए टीम पहुंची थी। बहुत सारे सवाल हैं, इन सब पर चर्चा करेंगे, लेकिन सबसे पहले आपका परिचय खास मेहमानों से करा देते हैं जो हमारे साथ जुड़ रहे हैं। विष्णु गुप्ता जी हमारे साथ जुड़ रहे हैं जो कि पिटिशनर है अजमेर दरगाह इशू के और प्रेसिडेंट है हिंदू सेना के। हमारे साथ महंत नवल किशोर दास जी जुड़ रहे हैं जो कि अखाड़ा परिषद के प्रवक्ता हैं। स्वामी दीपांकर जी धर्मगुरु हमारे साथ जुड़ रहे हैं, बहुत बहुत स्वागत है आपका। दूसरी तरफ प्रोफेसर भुवन जोशी जो कि प्रवक्ता है समाजवादी पार्टी के, तालियों के साथ स्वागत कीजिए। अजय वर्मा जी नेता कांग्रेस पार्टी के हमारे साथ जुड़ रहे हैं। असद खान फलाही साहब जो कि लॉयर है, इमाम है शाही मस्जिद दिल्ली के, बहुत स्वागत है आपका। और जुनैद हैरिस साहब इस्लामिक स्कॉलर के तौर पर हमारे साथ जुड़ रहे हैं। लेकिन इससे पहले कि हम चर्चा की शुरुआत करें, आइए दिखाते हैं आपको अपनी ये अजमेर शरीफ दरगाह पर सियासी आर-पार। अजमेर में दरगाह या मंदिर, कोर्ट में क्या आधार? संभल के बाद अब अजमेर में तकरार। आठ 800 साल पुरानी दरगाह पर उगा विवाद का पौधा। मंदिर का दावा करने वाले विष्णु गुप्ता को धमकी। पूर्व नौकरशाहों ने लिखी पीएम मोदी को चिट्ठी। कोर्ट ने अगर सर्वे के लिए आदेश दिया है तो इसमें दिक्कत क्या होनी चाहिए? ये सत्य है कि जब आक्रांता आए थे मुगल तो हमारे मंदिरों को तोड़ा था। अब आप कहेंगे कि कितने मस्जिदों पर आप ये बोलेंगे, तो मैं कहूंगा कि अब आज तक कांग्रेस की सरकार केवल तुष्टीकरण करते रही। तुष्टीकरण के कारण ही अगर ये 47 में ही आक्रांतों द्वारा मंदिरों पर मस्जिद बनाने का जो उनका एक मुहिम चला था उसको समाप्त कर दिया गया होता नेहरू के द्वारा, तो आज हमें कोर्ट में अर्जी देने की जरूरत नहीं पड़ती। ये हो क्या रहा है कि आप 800 साल के बाद कह रहे हैं कि वो दरगाह नहीं है? क्या मैसेज दे रहे हैं हम भारत का पूरे विश्व में? एक मजाक बनाकर रख दिया आप। प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट को कोर्ट, लोअर कोर्ट क्यों नहीं सुन रहा है? प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट को क्यों नहीं मान रहा है? तो इससे तो आप तो देश को एक सोशल प्रॉब्लम्स क्रिएट करेंगे और ये ठीक नहीं है देश के लिए। मुझे कुछ नहीं करना है, न्यायालय निर्णय करेगा, क्योंकि ये तो सच है कि अधिकांश मंदिरों को तोड़ करके औरंगजेब ने, बाबर ने, इन्होंने मस्जिदें बनाई थी। अब जांच होगी, जांच में रिकॉर्ड आदेश देता है कि इसे खुदाई करो और खुदाई करने पे जो उसे अवशेष मिलेंगे उससे निर्णय हो जाएगा। क्या अजमेर शरीफ जैसी श्राइन जहां मुसलमानों से ज्यादा हिंदू श्रद्धा रखते हैं, हिंदू लोग ज्यादा जाते हैं, मन्नत मांगते हैं, और 800 साल पुरानी ये जियारत है, तो मुझे लगता है कि इसके बाद मुसलमानों के घरों में ढूंढना शुरू कर देंगे। तो ये तो मुल्क को बंटवारे की तरफ लेके जा रहा है, खून खराबे की तरफ लेके जा रहा है, जैसे हमने संभल उत्तर प्रदेश में देखा। संघर्ष तो हुआ है, द्वंद्व तो आए हैं, हर चीजों को सबने पार किया है। कुछ इस देश के कट्टर जगे हुए हिंदू थे जिन्होंने एक नई अलग जगाई है, सड़कों पर निकले हैं, कायरता और डरपोकपना को छोड़ करके वो निकले हैं। उससे कुछ नया इतिहास रचा जा रहा है, लिखा जा रहा है, ये स्वागत योग्य है। अलग जगाने की आपने बात की गुरु जी, आप ही की यात्रा के बीच में खबर निकल के आ रही है, अजमेर दरगाह जो है उसे लेकर के याचिका लगाई गई है और दावा किया गया है कि वो
वहां पे एक मंदिर है और ये याचिका कोर्ट ने स्वीकार कर ली है। ये आप ही की यात्रा के बीच में हुआ है। भगवान की कृपा है, सब मंगल मंगल हो रहा है, हिंदुत्व के प्रति सकारात्मक समय आ रहा है। अगर वहाँ भी शिव मंदिर है तो प्राण प्रतिष्ठा होगी, रुद्राभिषेक होना चाहिए। बेसलेस है बिल्कुल ही। आप उस जो डॉक्यूमेंट यानी जो किताब वो अपनी विटनेस के अंदर लेकर के आए हैं और वो किताब उन्होंने पेश की है कोर्ट के अंदर, उसके पेज नंबर 92 के ऊपर बिल्कुल क्लियर कट दिया हुआ है। 2 वर्डिंग के ऊपर मैं बात कर रहा हूँ, ट्रेडिशन सेज। इसका क्या मतलब लोगे आप? कहा जाता है आप एक जर्नलिस्ट हो, आप वेरियस जगह पर जाकर के न्यूज कवरेज करते हो और आप अपने उससे एक किताब लिख देते हो कि मैंने ये देखा, मैंने वो देखा, मैंने वो देखा, लेकिन उसके अंदर आप रेफरेंस कोट नहीं करते हो। रेफरेंस की ये चीज आपने कहां से ली और किस ट्रेडिशन से ली? ट्रेडिशन तो हम ट्रेडिशन को नहीं मानते जब तक कि वो प्रूव ट्रेडिशन नहीं हो जाए। आइए चर्चा की शुरुआत करते हैं। स्वामी दीपांकर जी, मैं आप ही के साथ शुरू करना चाहती हूँ, कहाँ जाकर रुकेगा? और ये दूसरा पक्ष बार बार पूछता है, क्योंकि जब फैसला अयोध्या का भी आया तो कोर्ट ने भी साफ कहा था प्रेसिडेंस के तौर पर इसको आप इस्तेमाल नहीं कर सकते। लेकिन सवाल है ये सर्वे कहाँ कहाँ, और सर्वे मान लीजिए हो भी गया, आपको पता चल गया कि यहाँ पर हिंदू मंदिर के अवशेष हैं, फिर क्या? अगर कोर्ट आपको रिलीजियस कैरेक्टर यानी धार्मिक चरित्र चेंज करने की इजाजत नहीं देता है तो फिर करेंगे क्या ऐसे सर्वे का? मैं समझता हूं अंजना जी, आपने बिल्कुल ठीक कहा, मगर अगर किसी की जिज्ञासा है ये जानने की कि वहां मंदिर था या नहीं, तो मैं समझता हूं कि अगर कानून का रास्ता किसी एक व्यक्ति के लिए खुला है तो दूसरे के लिए भी खुला होना चाहिए। और हम लोग बात तो संविधान और कानून की ही करते हैं ना। वो बात दूसरी है कि पूर्व की सरकारों ने हम लोगों को क्या दिया क्या नहीं दिया। किसी को वर्शिप एक्ट दे दिया और किसी को वक्फ बोर्ड दे दिया। अब सोचिए कि वो जिसकी धरती पर छू दे वो उनका हो जाता है, अगर जो हम जिज्ञासा जताएं कि ये हमारा है वो गुनाह हो जाता है। तो मैं समझता हूं कि इस पर इतनी अतिशयोक्ति होनी नहीं चाहिए कि कम से कम ये भारत है, ये भारत निसंदेह साझी विरासत है, मगर इसका अर्थ कभी ये नहीं हो सकता कि आप किसी एक को दबाएं, किसी एक को उठाएं, किसी एक का कहना सेक्युलर हो जाए और दूसरे का सही कहना कम्युनल हो जाए। और अगर जो स्थिति ये है तो चुनाव आपको करना पड़ेगा कि आप लोग चाहते क्या हैं। असद फिलाई साहब, आपका क्या कहना है? देखिए, प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट 1991 का इंटरप्रिटेशन जब सुप्रीम कोर्ट ने भी किया था अयोध्या के मामले में, तो उन्होंने कहा था कि किसी भी धार्मिक स्थल के चरित्र को बदलने को लेकर उन्होंने कहा था कि मनाही है, लेकिन उसके धार्मिक चरित्र को जानने के लिए कोई मनाही नहीं। देखिए अंजना जी, पहले संभल वाले पे आते हैं कि एक्स पार्टी जजमेंट दिया गया है। अभी आपने कहा कि अगर किसी के अंदर जिज्ञासा है जानने की और कोर्ट ऑर्डर देना चाह रहा है तो दोनों पार्टीज को सुनेगा ना, या सिर्फ एक पार्टी की? कल को मैं क्लेम करूं कि ये जगह मेरी है और कोर्ट ऑर्डर कर दे कि ठीक है आपके हक में मैं फैसला करता हूं कि आप सर्वे करिए, भाई दूसरी पार्टी को भी तो सुना जाएगा। एक्स पार्टी जजमेंट पर आप 2 दिन के अंदर सर्वे टीम पहुंच जाती है, सर्वे कमिश्नर पहुंच जाते हैं, सब पहुंच जाते हैं, और इतनी आसानी के साथ आपने सारे के प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट को साइडलाइन कर दिया। देखिए, प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट क्या कहता है कि 15 अगस्त 1947 से के बाद ना तो आप किसी का चरित्र यानी आपने कैरेक्टर नौयत और ना ही उसको आप डेमोलिश कर सकते हैं। अगर कोई मंदिर है तो मंदिर रहेगा। मिसकोट कर रहे हैं आप, मिसकोट कर रहे हैं। ये नहीं कहता है कि चरित्र जान नहीं सकते, जानना नहीं, सुप्रीम कोर्ट चेंज नहीं कर सकते, चेंज नहीं कर सकते, चेंज नहीं कर सकते और ना ही उसको डेमोलिश कर सकते हैं। तो जब सर्वे की बात आ रही है तो सर्वे करने का मतलब ही यही है ना कि आप कहीं ना कहीं चिंगारी डालने की कोशिश कर रहे हैं उसके अंदर से। ठीक है, सर्वे क्या चिंगारी है साहब? सर्वे क्या चिंगारी है? चूंकि आप ये अजमेर शरीफ में आप ही का है पिटीशन। सर्वे कराना मैं आप लोगों को बता दूं कि जो भी हमने याचिका अजमेर कोर्ट में डाली है वो एकदम कानून के अकॉर्डिंग डाली है। हमें कानून हमारा फंडामेंटल राइट है, कोर्ट जाना हमारा अधिकार है। हम कोर्ट गए और कोर्ट में जो हमने साक्ष्य पेश करे, माननीय जज साहब ने बहुत सारे साक्ष्य हमारे सुने और हमसे भी पूछी। ये याचिका कम से कम 2 महीने से हमने डाली है, 2 महीने पूर्व याचिका डाली थी, उसमें कुछ ना कुछ कमियां रह जाती थी, वो सारी कमियां हमने पूरी की। जज साहब ने वर्शिप एक्ट पे भी बात कही, तो वर्शिप एक्ट के बारे में भी हमने जज साहब को समझाया और बहुत सारी चीजें उन्होंने कहा कि अब 800 साल बीत गए, अब क्यों आए हो, उसका भी जवाब उनको दिया। आप कैसे आए हो, उसका भी जवाब दिया। और जो भी काम इस देश में हो रहा है, जो भी सर्वे या पूर्व में संभल का भी सर्वे हुआ,
वो भी कानून के तहत ही हुआ। अभी मोदी जी कह रहे थे कि एक्स पार्टी ऑर्डर कर दिया। जब आप कोर्ट के संबंध पे, कोर्ट के नोटिस पे नहीं आओगे तो एक्स पार्टी ऑर्डर तो होता ही है, उसमें कोई दो राय वाली बात नहीं। आपको आना चाहिए, जवाब देना चाहिए, नहीं दे पा रहे आप। वो संभल पे बात कर रहे हैं, नहीं अजमेर पे बोल रहे हैं, नहीं संभल पे बोल रहे हैं। संभल में ऐसा कोई एक्स पार्टी ऑर्डर, सब लोग जानते हैं एक्स पार्टी ऑर्डर कैसे होता है। एक्स पार्टी ऑर्डर जब होता है जब दूसरी पार्टी नहीं पहुंचती है। देखिए कोर्ट का कब एक्स पार्टी ऑर्डर होता है, ऐसे नहीं होता। पिटीशन कब दाखिल की गई? पिटीशन जब 19 नवंबर, उसी दिन एक्सेप्ट की गई, उसी दिन ऑर्डर पास कर दिया गया। इतनी जल्दी तो और क्रिमिनल केसेस में अगर करने लगे ना, अगर देश की अदालतें क्रिमिनल केसेस में इतनी जल्दी फैसला सुनाने लगे तो हिंदुस्तान में अपराध होने कम हो जाएंगे। तो आप क्या करोगे यदि कोर्ट ने, किसी के भी कोर्ट ने किसी प्रकार के अंदर आपने सारे जजमेंट पास कर दिए? ऐसा है कोई भी सिविल केस में ऑर्डर होता है तो कोर्ट के अकॉर्डिंग वहाँ हुआ, तो आपको क्या करना चाहिए? ऊपरी अदालत में जाना चाहिए था आपको, न कि हिंसा फैलवानी चाहिए थी। ऊंची अदालत में अपील करो। ये हक है, ये अधिकार है, उसके दायरे में आता है कि वो ऐसा ऑर्डर दे सकता है। तभी वहां पर जांच हुई, तभी कोर्ट कमिश्नर की मौजूदगी में इंतजामिया कमेटी के लोग भी मौजूद थे, सबको जानकारी दी गई, सब वहां पर सर्वे में पहुंचे। जो सदर है वहां पर, वो भी वहां पर मौजूद थे पूरे टाइम जब ये जांच हुई है। दूसरी बात सबसे बड़ी बात है कि सर्वे को आप लोग इतना बड़ा क्यों बना रहे हैं? मैडम इसलिए, अरे सर सर्वे से कुछ नहीं होता है। जवाब देने देंगे? आपने देखा अयोध्या में कितना टाइम लगा? जवाब देने देंगे मुझे आप? जवाब दीजिए। तो ये है जवाब कि पहले आप कह रही है कि कोर्ट ने दोनों को सुना। कोर्ट ने दोनों को नहीं सुना, कोर्ट ने सिर्फ एक को सुना। कि दोनों को सुना। आपने अभी कहा कि कोर्ट ने दोनों को सुना। कहा कि कोर्ट को ये अधिकार है कि वो दे सकता है इस तरह का की हियरिंग पर सर्वे का ऑर्डर, एक्स पार्टी ऑर्डर, जिससे कम्युनल हार्मनी पूरी फैब्रिक खत्म हो जाए। आप इसको हाई कोर्ट पे चैलेंज कीजिए। सुप्रीम कोर्ट ने क्या कहा कि लोअर कोर्ट का जजमेंट जो है वो सस्पेंड रहेगा टिल आपको गलत हाई कोर्ट। तो आपको सुप्रीम कोर्ट आए ना, बाद में हिंसा कराने के बाद सुप्रीम कोर्ट आए, उसी समय हाई कोर्ट जाते आप। हिंसा कराना मंजूर है लेकिन कोर्ट में अपील कराना मंजूर नहीं है। सुप्रीम कोर्ट पहुंचे ना आप। अब बोल लें। सुनिए, पहले आप देखिए, आप लोअर कोर्ट जाना चाहिए था ना। डिस्टॉर्ट कर रहे हैं फैक्ट। लोअर कोर्ट ने डिस्टॉर्ट करके नहीं फैक्ट, तो आप आपको ना स्टेप बाय स्टेप चलना चाहिए। 3 लाइन में जल्दी। 19 नवंबर को याचिका दाखिल होती है, उसी दिन उस याचिका की सुनवाई होती है, उसी दिन इजाजत दे दी जाती है कि सर्वे कर लिया जाए। दूसरी पार्टी कहाँ आई उसके अंदर? सवाल पूछूं दूसरी पार्टी को कहाँ मौका दिया गया? एक सेकंड। दूसरी इंतजामिया कमेटी को वहां पर हामी भरने की जगह हाईकोर्ट जाना चाहिए था। सड़क पे थोड़ी पत्थर लेके आ जाएंगे, वो गए ही नहीं उसके खिलाफ कोर्ट में। अगर आपकी यही बात मान ली जाए मैम, तो आज सुप्रीम कोर्ट ये नहीं कहता कि उस लोअर कोर्ट के जजमेंट को सस्पेंड करके हाई कोर्ट जाइए। हाई कोर्ट ही कह रहा जाने का। हाँ, उसने लेकिन पिटीशन को उसके सुनी जस्टिस संजीव खन्ना जी ने सुना और सस्पेंड किया और कहा कि कोई भी एक्शन, फर्दर एक्शन नहीं लिया जाएगा जब तक के हाईकोर्ट में हियरिंग नहीं होती है। प्रोफेसर भुवन जोशी, सवाल ये है कि सर्वे को लेकर सियासत कहां तक सही है? क्योंकि सर्वे कोर्ट के ऑर्डर से हो रहा है। आप लोग कहते हैं ये बीजेपी आरएसएस वाले करा रहे हैं, कैसे करा रहे हैं बीजेपी आरएसएस वाले? अंजना जी, पहले तो बहुत बहुत धन्यवाद कि आज आपने मुझे इन युवाओं के बीच में अपने बहस में बुलाया। जिन युवाओं को चिंता है अपनी शिक्षा की, जिनको चिंता है कि इस कोर्स को करने के बाद जो भी ये विद्यार्थी कर रहे हैं उसके उनको नौकरी मिलेगी, ये चाहते हैं कि देश इस पे चर्चा करे, शिक्षा पे, स्वास्थ्य पे, बेरोजगारी पे। और अगर खोदने का ही संकल्प भारतीय जनता पार्टी ने करा है तो क्यों नहीं खनिज संपदा को खोलते, जिससे कि देश का विकास हो। आज ये देश के जो नौनिहाल हैं वो देख रहे हैं कि हमारा जो माता पिता है खर्चा कर रहे हैं, समय दे रहे हैं, लेकिन देश किस पे चर्चा कर रहा है? देश खोदने चला है। और देश क्या खोद रहा है? सर्वे किस चीज का कर रहा है कि मंदिर के नीचे मस्जिद थे। मैं तो भारतीय जनता पार्टी आरएसएस की बात कहना चाहता हूं। मैं पूछना चाहता हूं आरएसएस के जो सर्वे सर्वायन के मातृ संगठन के मोहन भागवत जी ने क्या कहा था? मोहन भागवत जी ने कहा था कि हर मस्जिद के नीचे मंदिर खोदना ठीक नहीं है। जो सोशल फैब्रिक है इस देश का, ये निश्चित तौर पे उसका हनन है। देश आगे बढ़ना चाहता है, विश्व कहां पहुंच रहा है और हम लोग मंदिर मस्जिद खेलने में व्यस्त है। ये देश को देखना है कि देश के युवाओं का भविष्य को संभल के सर्वे पर तो अखिलेश यादव जी प्रश्न खड़े कर रहे हैं, तो आप अपने नेता को ही चैलेंज कर रहे हैं। मैं
मैं तो पूरे देश के लोगों से पूछ रहा हूं, और नेता ने क्या कहने का काम करा है। 23 को जो रिजल्ट आया है, 24 को उसकी जो चर्चा ना हो भारत में या विश्व में कि किस प्रकार बंदूक की नोक पे चुनाव कराया गया, किस प्रकार लोकतंत्र की हत्या करी, उसको छुपाने के लिए ये सर्वे किया जा रहा है। क्या जरूरत थी? एक बार सर्वे हो चुका था, उसकी रिपोर्ट हो चुकी थी, सकमल के उसकी रिपोर्ट जमा होनी थी। क्यों देश को झोंक दिया गया? 5 जो मासूम मारे गए, आपको पता है ज्ञानवापी में कितने दिन सर्वे हुआ है? ज्ञानवापी में कितने दिन सर्वे हुआ है पता है आपको? मैं आपको उसकी अभी मैं पूछ रही हूँ, एक सिंपल सवाल है। आप आए हैं ना एक टॉपिक पे डिस्कस करने। ज्ञानवापी में कितने दिन सर्वे हुआ है? मैं कह रहा हूँ ज्ञानवापी पे जो रिपोर्ट जमा है सर 90 दिन। एक दिन में सर्वे नहीं होता है। जितने अन्य जगहों पर चाहे भोजशाला हो, कहीं भी सर्वे होता है, अलग अलग दिनों तक सर्वे होता है। कहीं 2 दिन, कहीं 4 दिन, कहीं 10 दिन, स्टेटस है सबका अलग अलग। एक दिन में रिपोर्ट दायर नहीं होती है, डेली रिपोर्ट दायर होती है सर्वे के बाद। अंजना जी, ये चयन किसका करा गया? 23 तारीख के बाद 24 तारीख को सर्वे आनंद फानन में दिया गया। सुप्रीम कोर्ट की आज की आपने पढ़ी, क्या पुलिस प्रशासन को कहने का काम करा उन्होंने? क्या पुलिस प्रशासन को क्या हम कोई कठिन लाइन जारी करेंगे क्या? ये पुलिस प्रशासन को भी आज चैलेंज देने का काम सुप्रीम कोर्ट ने करा है। इसकी आड़ में क्या है, क्या छुपा है, ये देश और प्रदेश जानता है। सिर्फ इतनी सी बात मात्र कहना चाहता हूं कि अगर कोई एक व्यक्ति कोई अपनी जिज्ञासा बात रख रहा है तो सोशल हार्मनी बिगड़ जाएगा। यार गजबे बात करते हो दोस्त। तब नहीं बिगड़ा जब 90 में नरसंहार कर दिया, तब नहीं बिगड़ा जब केरल छोड़िए और आगे बढ़ जाइए तो बांग्लादेश में आज क्या चल रहा है, तब कहीं नहीं बिगड़ता सोशल हार्मनी। एक हल्की सी याचिका या एक याचिका या कहूं कि एक प्रश्न पे हार्मनी बिगड़ जाता है। अगर हार्मनी इतना कच्चा है ना दादा, तो ये कहना बंद कीजिए कि ये भाईचारा कथित। ऐसा भाईचारा होता है कि जिसमें भाईचारा बनता रहे? गजब नहीं। लेट मी कंप्लीट। आप बोलिएगा। ये नौनिहाल का बात किया, चर्चा किया, बहुत अच्छा है नौनिहाल। क्या नौनिहाल को ये जानने का हक नहीं है कि उनके पूर्व में क्या रहा है या नहीं है? बात खत्म हो गया यार। अब देखिए, इन्होंने कहा कि सोशल फैब्रिक इतना कमजोर नहीं है कि एक सर्वे से सोशल हार्मनी और सोशल फैब्रिक बिगड़ जाएगा। तो मैं बोलने दीजिए बारी से। दीपांकर जी बहुत ही वेदों के और सब चीजों के जानकार हैं, ज्ञानी हैं जी। पंचतंत्र एक बहुत मशहूर किताब है, पुरानी संस्कृत की है। उसमें कहा गया है कि 3 चीजों को कभी भी छोटा नहीं समझना चाहिए। एक कहा चिंगारी, एक कहा बीमारी और दूसरा कहा दुश्मन। तो ये जो सर्वे हो रहे होते हैं ना, ये चिंगारी है। ये चिंगारी कब आग में तब्दील हो जाएगी कुछ पता नहीं है। यहीं से शुरुआत होती है। ये बात समझने की जरूरत है। जल्दी बोले फिर रुक जाए, अभी रुक जाइए। नहीं, अभी 2 लोग बोले भी नहीं है, रुक जाइए। बोले सर। देखिए, ये देश में धार्मिक तांडव हुआ। जब लोग यहाँ पर राष्ट्रद्रोही धर्मद्रोही लोग आए तो 1-2 नहीं, करीब 3200 प्रमुख मंदिरों को तोड़ा गया और मंदिरों को तोड़ करके तथाकथित कई ढांचे बना दिए गए। हद हो गई साहब। अभी आप भविष्य की बात कर रहे हैं। जो बच्चे बैठे हैं, इनको ये भी जानने का अधिकार नहीं है कि हमारे पूर्वजों के साथ क्या हुआ था, हमारे मठ मंदिरों को कैसा तोड़ा गया था। हम जान भी नहीं सकते। अभी आपने कहा दूसरा पक्ष को पूछा नहीं गया। अंजना जी, देखिए, सबसे पहले तो यहाँ बच्चे आए हैं, युवा हैं, देश का भविष्य है। इनको ये भी पता होना चाहिए कि इस देश की जो मुख्य चीजें हैं उन पर चर्चा हो। इस देश में इन्हें ये भी पता होनी चाहिए कि करीब 20 लाख से ज्यादा मंदिर हैं हिंदुस्तान के इन 30 स्टेटों में और 5 टेरिटोरियम्स में। अरे भाई, उस हर मंदिर को संभाल लीजिए। इस देश में व्यापार के लिए, नौकरी के लिए, रोजगार के लिए, लेकिन सरकार एक एजेंडा टारगेट पर लेकर चल रही है। आखिर वो टारगेट और एजेंडा क्यों? अगर आपको जाने, देखिए सुन लीजिए, तमिलनाडु में, अकेले तमिलनाडु में 3 लाख से ज्यादा मंदिर हैं। और मैं समझता हूं कि इस लोकसभा में एक भी चुनाव की सीट सरकार को नहीं मिली। तमिलनाडु के लोग और भाग्य भक्त जानते हैं कि सरकार का एजेंडा क्या है। काटो और बांटो, काटो और बांटो। ऐसे देश नहीं चलता। आप कुछ समय के लिए सत्ता तो पा सकते हैं। 1932 में एडोल्फ हिटलर ने भी यही काम किया था और 45 तक आके फिर चला भी गया था। और क्या हश्र हुआ था? मैं ये बताना चाहता हूं कि पीयू की रिसर्च के अनुसार हिंदुस्तान में नहीं बल्कि इंडोनेशिया में सबसे ज्यादा मस्जिदें हैं। हालांकि भारत में भी, चूंकि यहाँ हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई, बौद्ध, पारसी सब लोगों को समानता का अधिकार है और ये भारत का संविधान सबको समानता का अधिकार देता है। किसी का एहसान नहीं है सबके लिए। उसके बाद भारत में भी करीब तलवारें नहीं चलाई, बंदूक हमने नहीं चलाई।
6 लाख मस्जिद मैं कह रहा हूं यहां भी है। इंडोनेशिया के बाद भारत का नंबर दूसरा आता है। जब यहाँ की जो सामाजिक समरसता है, यहाँ के हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई, बौद्ध, पारसी, 2014 से पहले जब से देश आजाद नहीं हुआ था और देश आजाद एक वास्को डिगामा साहब आए थे गुजरात से, उन्होंने कराया था, तो फिर उस हालात को मत बदलिए, आप बेसिक अप्रोच पे जाइए। दिबांकर जी भी जानते हैं, आप ये देखिए कि हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाइयों में आपके जो बाल काटने वाले, जो मिस्त्री, बुग्गी वाले, पिंचर वाले, कहीं राम, रहीम, सलीम, श्याम, नंदू, मोहन, ये एक फैब्रिक चला रहा है 1947 के बाद देश जब से आजाद हुआ है। आप उसको क्यों खत्म करना चाहते हैं? आप भारत को विश्व गुरु बनाने ले जाएंगे तो फिर भारत का संसार की भौगोलिक की स्थिति जानिए। 57 इस्लामिक कंट्री है, बांग्लादेश के बाद रहने वाला सलीमी गले काट रहा है वहां पर। 139 क्रिश्चियन डोमिनेटेड हिंदुओं की महिलाओं को बुर्का पहनाने के लिए व्यवस्था कर दिया वहां पर बांग्लादेश में। कंट्री, हिंदू राष्ट्र संसार में एक भी नहीं है। महाराज जी, चारा बन के नहीं रहने वाले और कहिए कि भारत भाईचारा बराबर का होता है। नहीं, भाईचारा बराबर का होता है। एजेंडा ना चलाएं आप। और हमारे दीपांकर जी हमारे दोस्त भाई भी हैं, मैं तो इनसे अनुरोध करता हूँ, पर्सनल भी कहता हूँ कि भाई अगर लड़ना है तो फिर हिंदू राष्ट्र एक तो बना लो, लेकिन चूंकि इनके खोखले वादे हैं, ये खोखले नारे हैं, सिवाय इसके कि झूठ बोलो, बार बार बोलो, जोर से बोलो, रोज बोलो, और कुछ नहीं करते। मेरा नकली एजेंडा है आपका, ये इनका आरोप है। झूठ बोलना, बार बार बोलो, जोर से बोलो। जवाब बहुत अच्छा अजय भाई ने 2-4 बात रखा और मैं सहमत हूं अजय भाई, मगर मैं इस बात से कतई सहमत नहीं हूं जो आपने 1-2 लास्ट के शब्द कहे कि सोशल फैब्रिक बना रहने दीजिए, और हर कोई चाहता है बना रहने दीजिए, मगर ये कतई नहीं चाहते कि इसको हम बिगाड़ें या आपको बिगाड़ने दें। अगर जो हम लोग कहें कि जातियों में ना बटकर एक हो जाओ, तो आपके नेता कहते हैं जातिगत जनगणना कराओ। अगर हम कहते हैं कि जातियों में ना बटिए, आप एक हो जाइए, तो मुझे लगता है कि शायद यहां जितना युवा बैठा इस चीज को समझता है कि जातियों में बटना उचित समझते हैं या एक होना। लेट मी कंप्लीट दादा, आप बोलिएगा उसके बाद मैं सुनूंगा आपको। और रही बात, अभी फलाई जी कहकर गए कि कल को अगर जो इसी चैनल पर उंगली रखकर कह दे हमारा है तो कैसे लगेगा। कहने की जरूरत नहीं है, एयरपोर्ट को ऑलरेडी कह चुके हो, पार्लियामेंट को ऑलरेडी कह चुके हो, और पटना का ही बाजू में 25 किलोमीटर पर एक गांव है जिसको रातों रात नोटिस चिपका कर कह दिया गया कि गांव हमारा है। एक घर छोड़ दिया गया मोहम्मद उसका अब्दुल का। क्यों भाई? ना खाता ना भाई, जो वक्फ बोर्ड कहे सो सही। 2014 में कितनी जमीनें मिली हैं उसका कोई है ठिकाना? हम लोग राम मंदिर के लिए भी 500 साल तड़पे। और अगर एक कोई जिज्ञासा है, मैं फिर कह रहा हूं बड़ी जिम्मेदारी के साथ, किसी के बारे में अहित नहीं बोलना चाहिए, सबका सम्मान होना चाहिए, मगर इस उम्मीद के साथ कि हिंदू को भी जातियों में बांटना नहीं चाहिए। और जब जातियों में आप लोग बांट देते हैं ना, तो यकीन मानिए कि हर नुक्कड़ पर काट देते हैं। सुधांशु जी माइक उठाइए, पहला प्रश्न आपसे करते हैं, और वो प्रश्न यही है कि देखिए कई लोग समाज में भी जवाब मिलिए, लोग ये पूछते हैं सर्वे पर सर्वे अलग अलग जगहों पर, ये कहां तक जा रहा है? सर्वे की सियासत हो रही है, अखिलेश यादव हो, कांग्रेस पार्टियों को सब आपको कटघरे में खड़ा कर रहे हैं, क्यों कराने हैं सर्वे के बाद क्या करेंगे? सर्वे है कि चिंगारी है, ये आरोप लग रहा है। देखिए, पहली बात, ये मामला कोई सियासी नहीं है, इस पे तो कोर्ट ने कहा है कि सर्वे करा लेना चाहिए। और मजे की बात यह है कि जो लोग आज से केवल कुछ साल पहले कहते थे हर चीज की सबूत चाहिए, हर चीज का जांच करो, हर चीज, वो कहते सर्वे भी नहीं होना चाहिए। ये मेरे लिए एक आश्चर्य की बात है। बहुत सिंपल सी बात है कि अगर किसी ने, ये भी मैं बात कह रहा हूं जो कहते हैं हवा में आके कि साहब किसी ने कुछ भी कह दिया, ना, ऐसे नहीं कहा जाता है, कोई ना कोई आधार होता है, तब जाके कोर्ट निर्णय लेता है। मजे की बात यह है कि ये लोग कहते हैं वो छोटा कोर्ट है, वो बड़ा कोर्ट है। चलिए, बड़ा कोर्ट है मान लिया, सर्वोच्च न्यायालय ने निर्णय दे दिया कि श्री राम जन्मभूमि है, आज तक नहीं मानते हैं। असदुद्दीन ओवैसी खुलेआम कहते हैं कि वो कयामत बाबरी मस्जिद थी और बाबरी मस्जिद रहेगी। तो इनका मामला ये नहीं है कि क्या चीज टेक्निकल है, क्या चीज लीगल है, मामला वहां पे सियासी है। ये समस्या है यहां पर। और मैं दूसरी बात कहूं, एक सिंपल सी बात, भाई ये तो हम नहीं कह रहे, अब ये इसकी तो तमाम हदीत अवेलेबल है जो कहती दरगाह ही कुफ्र है और उसे तो खत्म कर देना चाहिए। जाकिर नायक कोट कर चुके हैं कि सैयद बुखारी की हदीत है जो कहती है अगर कहीं पर भी पक्की कब्र है उसे खत्म कर दो। वो तो प्रोफेट मोहम्मद साहब का नाम कोट करते हैं कि वो कहते हैं साहब, और उसके अलावा वो कहते हैं उस पर किसी प्रकार का चादर चढ़ाना, कुछ करना, ये सब तो हिंदुओं की तरह है। और मैं ये भी बताना चाहता हूं, लोगों को शायद नहीं याद हो, इस हिंदुस्तान में एक दरगाह थी चरारे शरीफ जो जला दी गई थी।
डिस्प्यूटेड स्ट्रक्चर की बात सब लोग करते हैं। चरारे शरीफ जला दी गई, जलाने वाला मस्तगुल पाकिस्तान भाग गया। और किसने जलाई गई? कि साहब दरगाह कुफ्र है। एक नहीं दर्जनों फतवे जारी हुए हैं कि दरगाहें कुफ्र हैं। तो यहां पर तो हमारा मामला नहीं है अंजना जी, हिंदू मुस्लिम का मामला नहीं, पहले आपस में सेटल कर लें, उसके बाद बताएं। जुनैद हारिस साहब, इसका जवाब आप दीजिए। बहुत शुक्रिया कि आपने बोलने का मौका दिया। पहली बात तो मैं ये बताऊं कि संभल वाले केस में इशू ये नहीं है कि सर्वे करने जाने वालों पर पाबंदी है। इशू ये है कि 19 तारीख को, 19 नवंबर को ही पिटीशन भी हो, 19 नवंबर ही को ऑर्डर भी हो। इतना समय नहीं दिया गया कि जाकर के हाई कोर्ट में या कहीं जाकर के उसको चैलेंज किया जा सके। ये चीज थोड़ी सी क्लियर होनी चाहिए, जाहिर सी बात है। दूसरी बात यह है, जहां तक जिज्ञासा की अभी तक बात हो रही है, मैं पूछ रहा हूं कि इंडियन रिलीजन एंड कल्चर का मैं स्टूडेंट हूं, इस नाते से मैं पूछ रहा हूं कि 84,000 बौद्ध विहार तोड़े जाने के लिए बौद्ध परेशान है और मैं ऐसे लोगों को जानता हूं। क्या इस बंदा जुनैद हारिस को यह अधिकार हासिल है कि जो बहुत बड़े बड़े मंदिर हैं, मैं उस जिज्ञासा के आधार पर जाकर के उनके लिए वो चीजें लेकर के आ जाऊं? तीसरी बात, जो आप कह रहे हैं कि ये आपस में तय कर लें, मैं आपको एक चीज बताना चाहता हूं कि इस मुल्क में हर पंथ, हर व्यक्ति आजाद है अपने अनुकूल धर्म को पालन करने पर। जो चादर चढ़ाना चाहे चादर चढ़ाए और जो नहीं चढ़ाना चाहे नहीं चढ़ाए। नहीं हम जैन परंपरा को रोक सकते हैं, नहीं बौद्ध परंपरा को रोक सकते हैं, नहीं विष्णु परंपरा, किसी परंपरा को नहीं रोक सकते हैं। तो हम किसी की आस्था पर दूसरे को अधिकार नहीं दे सकते हैं कि कोई दूसरा जाकर के कुफ्र कहे और उसको चादर चढ़ाए। बिल्कुल जो इन्होंने कहा, मैं इनकी बात का खैर मकदम करता हूं कि हर व्यक्ति को स्वतंत्रता है, पर वो स्वतंत्रता केवल तब तक है जब तक वो भारत में है और हिंदू मेजॉरिटी स्टेट में है। और मैं कोट करना चाहता हूं, मार्क टेली बहुत बड़े पत्रकार रहे, बीबीसी के 3 दशक तक उन्होंने साउथ एशिया को कवर किया और दिल्ली में रहे। 2019 में उन्होंने द इक्वेटर मैगजीन में एक आर्टिकल लिखा कि मुस्लिम्स इन इंडिया आर द लकीएस्ट, और उन्होंने उसका आधार बताया कि वो निजामुद्दीन एरिया में तकरीबन 26 साल रहे और उसी निजामुद्दीन एरिया में एक तरफ हजरत निजामुद्दीन औलिया की दरगाह और दूसरी तरफ तबलीगी जमात का ऑफिस, एक ही सड़क के दोनों तरफ। ये मार्क टेली कहता है कि अगर कोई मुस्लिम देश होता तो ये दोनों जो एक दूसरे के खिलाफ वाले फिरके हैं, ये एक साथ नहीं रह सकते थे 30 साल तक। ये सिर्फ भारत है जहां रह सकते हैं। तो मुस्लिम भारत के इसलिए लकी हैं कि कम से कम अपने मजहब में जैसे चाहे इबादत कर सकते हैं। कम से कम इसके लिए तो शुक्रगुजार होकर बता दीजिए। और इसीलिए इस्लाम में जितने फिरके पाए जाते हैं, वैसे इनकी मान्यता के अनुसार टोटल 72 होंगे, कुछ हैं कभी नहीं है। सिर्फ दुनिया में एक देश है जहां वो सारे फिरके पाए जाते हैं, वो हिंदुस्तान है। 57 मुस्लिम देशों में कोई नहीं। जवाब दीजिए। आपकी बदकिस्मती ये है कि इस मुल्क की तारीख को आपने पढ़ने की कोशिश नहीं की, वरना आपको याद होगा कि इस मुल्क को बहुत बड़ा अगर मौजूदा स्वरूप देने वाला है तो अशोका है, और अशोका के पोते बृहद्रथ को पुष्यमित्रा ने मार डाला था, उसके सेनापति ने। और उसके बाद जब तक यहाँ पर गुप्तास की हुकूमत नहीं हुई थी, बौद्ध विहार और बुद्धों का खून इस तरह बहाया गया जिसकी कोई अंदाजा नहीं लगाया जा सकता है। माफ कीजिएगा, पूरी बात कह लेने दीजिए। इस मुल्क के अंदर जाहिर सी बात है कि सब कुछ हुआ है। सिर्फ औरंगजेब ने अपने भाई का कत्ल नहीं किया है, इससे पहले भी कत्ल किया गया है। लेकिन अगर किसी एक को टारगेट गलत होता है, चाहे वो कोई भी करे। मैं ये कहता हूं कि जब ये मुल्क आजाद हुआ तो आजादी के बाद हर व्यक्ति को जो आजादी हासिल थी, हम इन दिशाओं पर नहीं सोच करके बाकी चीजों को क्यों उठाकर लाते हैं। मैं पूछता हूं, आपकी पार्टी आस्था के साथ मजाक करती है। मैं कहता हूं कि गाय को न काटा जाए, गाय की कुर्बानी को मैं जायज नहीं समझता हूं। लेकिन आपकी पार्टी के जमाने में इसमें बीफ की एक तरह से देखा जाए तो एक्सपोर्ट बढ़ जाता है। इसी मुल्क के अंदर हम देखते हैं कि आपकी पार्टी की जहां पर हुकूमत होती है, मैं मेघालय की बात करता हूं, वहां पर बीजेपी के जीतने के बाद गाय की पार्टी होती है। मुझे समझ में नहीं आता है आप किस तरह की बात कर रहे हैं। भी तो दरगाह को कुफ्र कहने वाले से भाग रहे हैं। आजादी की बात, दरगाह को कुफ्र कहने वाले मुद्दे से आप भी भाग रहे हैं, उसको एड्रेस नहीं कर रहे हैं। मैं जुनैद साहब की बात का जवाब देना चाहता हूं। जवाब दीजिए उसके बाद। भाई इनको कह रहे हैं मेघालय में गाय काटी जाती, गाय नहीं काटी जाती मेरे भाई। हम भारतीय गाय, उसको गाय माता मानते हैं। सुनिए, उसका जूलॉजिकल नेम है बॉस इंडिकस,
और जो वो है उसे मिथुन कहते हैं, उसका बॉटनिकल नेम है बॉस टॉरस। भैया गाय माता है, भैंस नहीं है, इसे कहते हैं अकल बड़ी है भैंस, जाके कोई चेक कर ले, इसीलिए आके हवा में बोलने लगते हैं। और दूसरी बात, एक और बात पूछना चाहता हूं, इन्होंने बहुत भगवान बुद्ध की बात कही, तो ये बताइए भगवान बुद्ध की सबसे बड़ी मूर्ति बामियान में थी, 2001 में तोप लगा के किसने उड़ाई? आपको मैं बता दे रहा हूं। सुनिए अब एक एक आराम से। कहते हैं अशोक के जमाने में देश एक हुआ, ये चंद्रगुप्त मौर्य ने अफगानिस्तान तक मारकर सेल्यूकस को हराकर आज अफगानिस्तान के जो 4 प्रोविंस है, काबुल, कांधार, मकरान और हेरात के प्रोविंसेस थे चंद्रगुप्त मौर्य के। और ये बात मेगास्थनीज ने लिखी है अपनी किताब इंडिका में, विच इज द फर्स्ट फॉरेन डिस्क्रिप्शन ऑफ एनी फॉरेन ट्रेवलर। कुछ भी आगे बोलना शुरू कर देते हैं। और मैं बताना चाहता हूं, अब सुनिए, और अभी पूरी बात सुनिए, जुनैद साहब पढ़े लिखे हैं तो बताना चाहता हूं, सुनिए। भगवान बुद्ध की मूर्तियों को अगर सबसे ज्यादा तोड़ा है तो मुस्लिम्स ने तोड़ा है। और यह बात मैं कहना चाहता हूं, बाबा साहब अंबेडकर ने अपने आर्टिकल में लिखा, उसका सोर्स कोट कर रहा हूं, राइटिंग्स एंड स्पीचेस ऑफ बाबा साहब अंबेडकर, पब्लिश्ड बाय महाराष्ट्र गवर्नमेंट इन 1987, रीपब्लिश्ड बाय सेंट्रल गवर्नमेंट इन जनवरी 2014, मिनिस्ट्री ऑफ सोशल जस्टिस। उसमें पूरा एक आर्टिकल है डिक्लाइन ऑफ बुद्धिज्म, उसमें क्लियर कट लिखा है बुद्धिज्म वाज डिस्ट्रॉयड बाय द इन्वेजन्स ऑफ मुसलमान्स, आई हैव कोटेड। और उन्होंने इतना भी कहा है, आपको शायद पता हो कि बुद्ध शब्द आता है ना, मतलब मूर्ति, बुद्ध परस मतलब मूर्ति को पूजा करने वाला, बुद्ध शिकन मतलब मूर्ति को तोड़ने वाला। ये बुद्ध शब्द कहां से आया? ये अरबिक में बुद्ध शब्द जो आया है, ये बुद्ध का अपभ्रंश है, क्योंकि उनके लिए मूर्ति का मतलब बुद्ध था। और ये बाबा साहब अंबेडकर ने अपने उसी आर्टिकल में लिखा है डिक्लाइन ऑफ बुद्धिज्म में, और ये भारत सरकार के द्वारा पब्लिश किताब में लिखा। मेरे भाई जाके पढ़ लीजिएगा, अगर गलत होगा तो फिर मुझे जी अब जरा सा सुन ले, जरा सा इजाजत दे दें। पहली बात तो मैं आपको यहाँ पे करेक्ट कर दूं कि बुद्ध शब्द अरबी जबान का शब्द नहीं है, अरबी डिस्टॉर्शन है। और ये डॉक्टर अंबेडकर ने कहा, हमें मत करेक्ट करिए, डॉक्टर अंबेडकर को। बुद्ध लफ्ज अरबी जबान का शब्द नहीं है, उसके लिए सनम का लफ्ज इस्तेमाल किया जाता है, असनाम का लफ्ज इस्तेमाल किया जाता है। अब जरा सा हिस्ट्री पर आ जाते हैं जो आपने बात की है। मैं आपको ये बताना चाहता हूं कि महात्मा बुद्ध अगर मैं कह दिया तो इतनी भी इतना का महात्मा गांधी जी थे और भगवान बुद्ध कहा जाता है, क्योंकि वो उनके लिए भगवान महात्मा बुद्ध भी कहा जाता है। बोलिए जैसा ठीक है। देखिए भगवान वर्ड नहीं निकलेगा मुंह से। भगवान बुद्ध कह दिया भाई, बुद्ध की भगवान बुद्ध कह दिया, अरे भगवान बुद्ध कह दिया। आगे बढ़िए जल्दी जल्दी, ये दोनों वेट कर रहे हैं सर। आप एक बात को सुन लीजिए, जब वो उनको निर्वाण प्राप्त हुआ, मैं 463 की मैं बात कर रहा हूं, 563 में तो उनकी पैदाइश है, 463 में, उसके बाद से जो पूरा का पूरा जो सिलसिला आगे बढ़ रहा है, तो आप ये देखेंगे कि 270 हीनयाना और महायाना जब अलग हो जा रहे हैं, हीनयाना ग्रुप को जब अशोका ने ज्वाइन कर लिया, अशोका के ज्वाइन करने के बाद आप ये देखेंगे कि सिर्फ यही नहीं, सीरिया तक तो हम तो कह रहे हैं, बाकियों के लिए आउट ऑफ सिलेबस हो रहा है। वापस आइए टॉपिक पर। अफगानिस्तान मौजूदा कंधार वो मेन मरकज बन रहा है, और वहां से पूरे के पूरे इंडो चाइना तक पूरा का पूरा वो रिलीजन बढ़ रहा है। लेकिन जस्ट उसके पोते के बाद हम ये देखते हैं कि जहां से ये पूरी इतनी अच्छी आवाज उठी थी, पूरी तरीके से किसने उसको नाश कर दिया, पूरी तरीके से किसने खत्म कर दिया? पुष्यमित्रा। और पुष्यमित्रा के बाद हिंदुस्तान के अंदर बुद्धिज्म कहां चला गया? ने बोला है हवा में कुछ भी। अच्छा, पुष्यमित्र कब हुए? 182 BC में। और सुनिए नालंदा के बारे में इत सिंह 7th सेंचुरी में बोलता है, उसके पुष्यमित्र के 800 साल के बाद। मैं आपसे बताना चाह रहा हूँ, अंजना जी, मुझे अभी आदरणीय महंत जी ने पूछा था इन विद्यार्थियों से कि आप जानना चाहते अपने पूर्वजों का। मुझे पता है ये जनरेशन जो है ये जानना चाहती है कि सरकार हमारे रोजगार के लिए क्या कर रही है। हम जब ये डिग्री लेके निकलेंगे तो हमारे लिए क्या प्लान है सरकार का। इनका इंटरेस्ट अगर किसी का है तो अपने कैरियर के लिए है। मैं दूसरा विषय कहना चाहता हूँ, सुधांशु जी आपने तो बहुत सारी कोट करी, आप बुद्धिमान व्यक्ति है। माइक ऊपर। लेकिन मैं आपसे पूछना चाहता हूँ प्रभु, माइक ऊपर। मैं बहुत आपसे पूछना चाहता हूँ इस चैनल के माध्यम से, ये बताइए कि कम से कम अपने मातृ संगठन जो RSS है उसके आदरणीय मोहन भागवत जी की बात पे आप अमल कर लीजिए। देश को शांति से रहने, देश में जो आपने गृह युद्ध की स्थिति ला दी है कम से कम बचिए। उन्होंने क्या कहा था? उन्होंने कहा था कि हर मस्जिद के नीचे मंदिर ढूंढना ठीक नहीं है। नहीं, हर मस्जिद में शिवलिंग क्यों देखना?
अब हमको कोई आंदोलन करना नहीं है। छोटा सा जवाब। तो हम तो कुछ नहीं कर रहे हैं ना, तो करवा अगर रहे कोई ना। और कर रहा यही तो देश देख रहा है सुधांशु जी, आप करवा रहे हैं ना। आप ही जो तो मोहन करवा रहे हैं, भागवत आप जी ही ने की तो कहा सरकार है, आप ही करवा रहे मैं हैं। बिल्कुल ये बता रहा देश और प्रदेश जानता है। ठीक है, जवाब सुनिए, जवाब सुनिए। देखिए मैं आपको बात बता दूं, जो मोहन भागवत जी ने कहा वो बिल्कुल सही है। हर मंदिर के, हर मस्जिद के अंदर हमें शिवलिंग देखने की जरूरत नहीं है, हर आदमी का डीएनए चेक कराने की जरूरत नहीं है, क्योंकि अमर अकबर अंथानी तीनों का बाप किशन लाल ही निकलने वाला है, इसमें कोई संदेह नहीं। चलिए, तीनों आप तीनों का क्या बीजेपी का एजेंडा आप ले जा रहे हैं आगे? बीजेपी का एजेंडा ले जा रहे हैं? नहीं अंजना जी, बीजेपी और संघ नहीं, बिल्कुल नहीं अंजना जी। अगर समाज को संगठित करना या एक होकर कोई विचार करना बीजेपी का एजेंडा है, तो हमें लगता है कि फिर हम लोगों को यह सोचना नहीं चाहिए, क्योंकि राष्ट्र सर्वोपरि। और रही बात, जहां तक प्रोफेसर साहब ने कई बड़ी रोचक बात उन्होंने कही मोहन भागवत जी के बारे में, उन्होंने ही कहा कि हिंदुओं को अब एक होना चाहिए, किसी के लिए चुनौती बनकर नहीं, अपने लिए और कम से कम आने वाली भारत की, लेट मी कंप्लीट, चुनौतियों के लिए। और रही बात, देखिए भाई साहब, एक तरफा ताली कभी नहीं बजती, एक तरफा बात कभी हो नहीं सकती। कभी किसी एक उलेमा को, टीवी पर निंदा वाली बात नहीं, क्योंकि इस निंदा से हम शर्मिंदा हैं, किसी एक उलेमा को सरतन से जुदा के नारे पर भीड़ लगाते आपने 1000 बार देखा। बांग्लादेश में हो रहे नरसंहार पर आपने देखी कोई भीड़? बोलने दीजिए ना दादा, आप ही बोलिएगा। कोई देखी भीड़? कश्मीर में बहनों को काट दिया गया आरे में, कोई देखी भीड़? नरसंहार कहने से भी घबराते हैं। और छोड़ दीजिए, नूह में पहाड़ी से AK-47 गोलियां बरसाई गई, कोई देखी भीड़? एक तरफा चीज मत चलाइए ना दादा। और रही बोलने दीजिए दादा, आप बोल लीजिए। हाँ ठीक है, गलतफहमी तेजस्वी यादव ने, हम बिहार की यात्रा पर थे दादा, गलतफहमी को दूर होना बहुत जरूरी है। तेजस्वी यादव ने एक बड़ी अंजना जी रोचक बात कही कि किसी ने मुसलमानों की तरफ आंख उठाकर देखा तो ईंट से ईंट बजा देंगे। बिल्कुल करेक्ट, आपने बहुत सही कहा। मेरा मानना और कहना मात्र इतना ही है, कोई एक ताकतवर, कमजोर, लंगड़ा, लूला, अपाइज, पहलवान, कमजोर कोई एक व्यक्ति कह दो यार इन 80 करोड़ लोगों की तरफ भी किसी ने गलत किया तो उसे भी दंडित किया जाएगा। ठीक है, मैं एक चीज बहुत ज्यादा क्लियर कर दूं आपको कि अभी बांग्लादेश का आपने जिक्र किया, मैं आपसे कह रहा हूं इस बात के लिए कि किसी भी मुल्क की माइनॉरिटी के ऊपर जो जुल्म हो रहा है, हम उसके विरुद्ध सिर्फ नहीं है, बल्कि हम तो कहते हैं, सत्ता पार्टी के यहां पर मौजूद हैं, मैं कहता हूं अटैक हो जाए, आप हमें भेजिए, हम अपनी जान की कुर्बानी वहां पे देने को तैयार हैं। मैं सिर्फ कश्मीर के मुद्दे पर भी कह रहा हूं, मैं कन्हैया लाल के कत्ल पर भी कह रहा हूं, हर जगह पे कह रहा हूं कि जुल्म को जुल्म हम कहते हैं। हम आपकी तरह से ये नहीं कहते हैं कि बिल्किस बानो को जिसका रेप हुआ उसके लोगों को हाल और माला पहना करके हम उसका स्वागत नहीं करते, हम गलत को गलत कहते हैं। कुछ पहले चर्चा हो चुकी थी, मैं एक चीज पूछना चाहता हूं कि हिंदुस्तान में 32 लाख से ज्यादा किलोमीटर का क्षेत्रफल है और 145 करोड़ लोग हैं, कितने मंदिर हैं यहाँ आप बताएंगे? मंदिर से ज्यादा मस्जिद है। नहीं, कितने मंदिर हैं? मंदिर भाई गली गली में मंदिर है भाई। नहीं, ये सवाल नहीं है, ठीक है, आप गूगल ना सर्च करें, बताएं। नहीं, गूगल क्या, गली गली में मंदिर बता है। दीजिए कितनी मस्जिदें हैं यहाँ? मस्जिदें सन 47 के बाद 3 लाख आज बनी। बताइए ना, 2024 आजादी के बाद 3 लाख बनी है। मैं कह रहा हूँ आज बताइए। आजादी के बाद 3 लाख ये बनी। दोनों आपके गलत आंकड़े, आपको ना 3 लाख बनी है। आप बताइए, आप सोर्स कोड करिए, के बारे में पता है, आप सोर्स कोड करिए। 20 लाख से ज्यादा मंदिर हिंदुस्तान में है। अच्छा दूसरा ये बताइए, 20 लाख से ज्यादा, ये मैं नहीं कह रहा। जिले कितने? मैं बता, जिले कितने? कहाँ के जिले? पूरे देश में? तो सवाल का जवाब। अरे पहले जिले बताओ ना। 75 जिले हैं उत्तर प्रदेश में। अरे देश में? अरे आप पहले यहाँ आ जाओ ना, उत्तर प्रदेश के। दूसरी बताइए। 675 जिले हैं, 20 लाख और सुन लीजिए आप, क्या एक जिले में 10-10 हजार मंदिर है? मैं आईना हूँ, दिखाऊंगा दाग चेहरों के। आईना दिख गया। जिसे बुरा लगे वो सामने से हट जाए। तमिलनाडु में पता है आपको कितने मंदिर हैं? जरा बताएं, आप तो ज्ञान की किताब है, बताइए ना जरा। नहीं बता पाएंगे, बताओ। तमिलनाडु में, सुनिए, तमिलनाडु में करीब 24,000 मंदिर है। अरे गलत क्या? 3 फिर पूरे देश को पता चले। कितने 3 लाख से ज्यादा मंदिर। जिले कितने तमिलनाडु में? तमिलनाडु में मैं बता रहा हूँ, सुन लीजिए। से बहके जा रहे हैं, सुन लीजिए। मंदिर तमिलनाडु ना तो आपकी पहले एक सीट थी, ना लोकसभा में, इस बार भी एक सीट है। इसका मतलब ये है कि इस देश तमिलनाडु का एरिया कितना है? मेजोरिटी के लोग मतलब हर किलोमीटर एक मंदिर। नहीं पता आपको? जल्दी से कि सरसंघ चालक के बयान को सर माथे उठाते हुए सपा, कांग्रेस और प्रोफेसर जुनैद हारिस साहब देख के मेरा सर फक्र से ऊंचा हो। इसी के साथ हल्ला बोल में इतना ही। देश दुनिया की बाकी खबरों के लिए आप देखते रहिए आज तक।